हेलो गाइज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि पीपीएस में यूनिट नंबर 3 वन शॉट। सो यूनिट नंबर 3 में जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में दे रखे हैं वो सारे टॉपिक्स इस वीडियो के अंदर हम लोग फटाफट से कवर करने वाले हैं। टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं: वाइल, डू वाइल और फॉर लूप, मल्टीपल लूप्स, वेरिएबल्स, नेस्टेड लूप्स, ब्रेक, गो टू एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स, एरे नोटेशन एंड रिप्रेजेंटेशन, एरे मैनिपुलेशन एंड मल्टी डायमेंशनल एरेज, कैरेक्टर एरेज एंड स्ट्रिंग्स, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनमरेटेड डेटा टाइप्स, एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स, पासिंग एरेज टू फंक्शंस। ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सारी ही चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज वाइल वर्सेस डू वाइल वर्सेस फॉर लूप। ठीक है, तो हम तीनों के बारे में देखेंगे कि तीनों लूप क्या होते हैं, किस तरीके से तीनों काम करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वाइल लूप की, तो इट रिपीट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। वाइल लूप का काम क्या होता है? वाइल लूप का काम होता है कि वाइल के अंदर जो भी कोड हमारा लिखा हुआ है, ठीक है, लूप के अंदर जो भी कोड हमारा लिखा हुआ है उसको तब तक एग्जीक्यूट कराते रहना रिपीटेडली, यानी कि बार बार उसको तब तक एग्जीक्यूट कराते रहना जब तक कि वाइल के अंदर लिखी हुई कंडीशन ट्रू है। एक बार वो कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप टर्मिनेट हो जाता है, यानी कि उसके बाद लूप के अंदर का कोड रन नहीं करता है। ठीक है, फर्स्ट इट चेक्स द कंडीशन देन एग्जीक्यूट द ब्लॉक इफ ट्रू। ठीक है, मतलब कि सबसे पहले वाइल लूप क्या करता है? वाइल लूप कंडीशन को चेक करता है, अगर कंडीशन ट्रू है तो वो ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कराता है, फिर से चेक करता है, कंडीशन ट्रू है तो फिर से एग्जीक्यूट कराता है। ये काम तब तक करता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी। एक बार कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, सिंटेक्स यहाँ पे लिखा हुआ है वाइल, ब्रैकेट में हम कंडीशन देते हैं और फिर इन ब्रैकेट्स के अंदर हम क्या देते हैं? कोड, जिसको हमें एग्जीक्यूट करवाना है तब तक जब तक कंडीशन हमारी ट्रू है। ठीक है, समझ में आ गया? एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे 6 लाइन का कोड लिखा हुआ है। आई एन टी आई इज इक्वल्स टू 1, हमने आई को इनिशियलाइज किया, ठीक है, इंटीजर नंबर में जिसके अंदर वैल्यू हमने डाली 1। आई वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू है 1। वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 5, अब जब तक आई की वैल्यू 5 से छोटी रहेगी तब तक कंडीशन हमारी क्या होगी? ट्रू होगी। अगर आई की वैल्यू 5 से बड़ी होती है तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, क्या होगा? प्रिंट एफ मॉड्यूलस डी कॉमा आई। अब हमें आई को प्रिंट कराना है, ठीक है, तो हम मॉड्यूलस डी देंगे ताकि आई की वैल्यू हमारी फेच होती रहे। आई प्लस प्लस, देखो आई प्लस प्लस क्यों लिखते हैं हम ये बताते हैं। हमें यहाँ पे इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है। अगर हमने ये नहीं लिखा, ठीक है, आई प्लस प्लस लिखना आप भूल गए, तो उस केस में क्या होगा? इन्फिनाइट टाइम तक हमारा लूप चलता रहेगा। क्यों चलता रहेगा? क्योंकि आई की वैल्यू 1 है, ठीक है, 1 कंपेयर करेगा, कंडीशन ट्रू है, प्रिंट कराएगा, फिर जाएगा 1 अगेन उठाएगा, कंपेयर करेगा, प्रिंट कराएगा, फिर जाएगा 1 उठाएगा, और ये कंडीशन कभी फॉल्स नहीं होगी, तो ये इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा। बट अगर आपने इंक्रीमेंट दे दिया तो अब क्या होगा? आई की वैल्यू यहां से फेच होगी, ठीक है, आई इज इक्वल्स टू 1, 1 आया, 1 प्रिंट कराया, कंडीशन ट्रू है, ठीक है, फिर आई प्लस प्लस किया, यानी कि अब आई की वैल्यू क्या हो गई? 2, 1 प्लस 1, तो अब यहां पे 2 आएगी, फिर 2 से कंपेयर करेगा, प्रिंट करा देगा, फिर आई इंक्रीमेंट होगा तो 2 प्लस 1 3, 3 यहां कंपेयर करेगा, कंडीशन ट्रू है, प्रिंट करा देगा, 4 चेक करेगा, प्रिंट करा देगा, 5 चेक करेगा, प्रिंट करा देगा, फिर यहां से 6 वैल्यू जाएगी ऊपर, ठीक है, 6th वैल्यू जब जाएगी तो कंपेयर करेगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है, 6 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है, नॉट लेस देन इक्वल टू 5 ऑफ कोर्स। तो उस केस में क्या होगा? अब क्योंकि 6 वाली कंडीशन यहाँ फॉल्स हो गई तो ये लूप नहीं चलेगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा और फाइनल आउटपुट हमारा आएगा 1 2 3 4 5। तो आई होप आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत कि किस तरीके से वाइल लूप काम करता है। ठीक है, तो आप एक बार एक काम करना कि इस कोड को एक बार रन करा के खुद से देख लेना ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डू वाइल लूप की। इट एग्जीक्यूट द ब्लॉक एटलीस्ट वंस रिगार्डलेस ऑफ द कंडीशन। ठीक है, देखो डू वाइल लूप और वाइल लूप में यही डिफरेंस है। जो वाइल लूप है हमारा, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक कोड को एग्जीक्यूट कराएगा। अगर मान लो कि कंडीशन फॉल्स हो गई, जैसे कि यहाँ पे आई इज इक्वल्स टू 1 लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे मैं आई इज इक्वल्स टू 6 लिख देता, ठीक है, तो जैसे ही वाइल आता, चेक करता, कंडीशन फॉल्स होती, तो ये एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होता और ये दे देता, कुछ नहीं देता, आउटपुट में बेसिकली ब्लैंक देता क्योंकि कुछ भी प्रिंट होके नहीं आता। राइट, डू वाइल में क्या होता है कि यहां पे जो कंडीशन चेक करने से पहले एक बार प्रिंट होती है वैल्यू। ठीक है, डू वाइल का मतलब है कि इवन आपकी कंडीशन फॉल्स है, स्टिल आपका जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एक बार एग्जीक्यूट जरूर होगा। ठीक है, तो इसलिए डू वाइल का यूज किया जाता है।
इट चेक्स द कंडीशन आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द ब्लॉक। एक बार जब ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाता है उसके बाद कंडीशन चेक करी जाती है डू वाइल में। जबकि वाइल में क्या हो रहा था कि हम पहले कंडीशन चेक कर रहे थे, उसके बाद हम ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर रहे थे। डू वाइल में ये चीज नहीं होती है। डू वाइल में पहले कोड एक बार एग्जीक्यूट हो जाता है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है। अब अगर कंडीशन ट्रू होगी तो कोड दोबारा एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो दोबारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, सिंटेक्स क्या है? डू, डू के अंदर हम कोड लिखते हैं और फिर डू के बाद हम वाइल कंडीशन लगाते हैं। तो देखो यही मेजर डिफरेंस आ रहा है। देखो यहाँ का सिंटेक्स देखो, यहाँ का सिंटेक्स देखो। यहाँ पे क्या है, पहले कंडीशन है तो कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है तो कोड एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन फॉल्स है तो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, डू के अंदर कोड लिखा है तो पहले कोड एग्जीक्यूट होगा एक बार, ठीक, फिर कंडीशन चेक होगी। अब अगर ये ट्रू है तो दोबारा एग्जीक्यूट होगा, अगर ये फॉल्स है तो दोबारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये सिंपल सा डिफरेंस है वाइल और डू वाइल के बीच में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक एग्जांपल देख लेते हैं डू वाइल का। सेम उसी तरीके से 1 2 3 4 5 प्रिंट कराना है हमें। तो आई हम इनिशियलाइज कर दिए 1, ठीक है, आई की वैल्यू 1 है। अब डू क्या करना है, हमें प्रिंट करवाना है आई और इंक्रीमेंट करते जाना है। अब ये चीज हम कब तक करेंगे, हम कंडीशन नीचे दे देंगे वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 5। जब तक आई की वैल्यू 5 से कम रहेगी तब तक डू के अंदर का कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा, अदरवाइज ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा, 1 पे प्रिंट कर देगा, 2 पे करेगा, 3 पे करेगा, 4 पे करेगा, 5 पे करेगा। 5 पे करने के बाद यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, जब यहाँ पे वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 5 से तो 6 हो जाएगी। अब यहाँ पे चेक होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, दोबारा ऊपर नहीं जाएगा कोड हमारा और फाइनल आउटपुट ये आ जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि वाइल और डू वाइल किस तरीके से काम करते हैं। आप इसको भी एक बार रन करा के देख लीजिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर लूप की। A for loop is used when you know exactly how many times you want to execute the block. For loop का यूज हम तब करते हैं जब हमें पता होता है कि हमें exactly कितने बार ब्लॉक को एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है, वाइल और डू वाइल में अगर हमें नहीं पता होगा तब भी हमारा काम चल जाएगा, बट फॉर में हमें पता होना चाहिए कि हमें कितने नंबर ऑफ इटरेशन तक उसको चलाना है फॉर लूप को। ठीक है, इट कंबाइंस इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेक एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इन अ सिंगल लाइन। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, फॉर एग्जांपल हम डू वाइल की अगर बात करें तो यहाँ पे हम इनिशियलाइजेशन यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, लाइन नंबर 1 पे। ब्लॉक ऑफ कोड हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, इंक्रीमेंट हम इसके अंदर लिख रहे हैं, कंडीशन हम बाद में लिख रहे हैं। बट फॉर के अंदर क्या होता है, एक ही लाइन में आप इनिशियलाइजेशन करते हो, कंडीशन देते हो और अपडेट करते हो, यानी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी लिखते हो। ठीक है, तो ये हमारा सिंटेक्स है फॉर का, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेट। अपडेट का मतलब है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, और फिर इसके अंदर हम लिखते हैं ब्लॉक ऑफ कोड। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है INT आई इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ पे भी 1 से 5 तक हमें प्रिंट कराना है। हमने आई इनिशियलाइज कर दिया, आई की वैल्यू 1 दे दी, कंडीशन दे दी हमने आई लेस देन इक्वल्स टू 5 और इंक्रीमेंट यहीं पे हमने लिख दिया आई प्लस प्लस। ठीक है, तो ये तीनों चीजें देखो यहाँ पे 3 अलग अलग जगह पे हो रही है, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 4 और उसके बाद लाइन नंबर 6 पे। और यहाँ पे एक ही लाइन में हमने तीनों चीजें दे दी और उसके बाद हमने आई प्रिंट करा दिया, तो हमारा आउटपुट आ जाएगा 1 2 3 4 5। देखो सबसे ज्यादा इजी होता है फॉर लूप, बट कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे फॉर लूप की जगह वाइल लूप ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। बहुत मिनिमम केसेस होते हैं बट वहां पे वाइल लूप आपका ज्यादा इफेक्टिव होता है। बट रिकमेंड मैं यही करूंगा, अगर आपको अच्छे लेवल तक प्रोग्रामिंग करनी है तो आप फॉर लूप के क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि पैटर्न प्रिंटिंग वगैरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन फॉर लूप से ही सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे मल्टीपल लूप वेरिएबल की। ठीक है, मल्टीपल लूप वेरिएबल और नेस्टेड लूप्स की। तो सबसे पहले इसमें आता है मल्टीपल लूप वेरिएबल्स। अब ये होते क्या हैं, इट रिफर्स टू अ सिंगल लूप कंट्रोलिंग 2 और मोर वेरिएबल्स एट द सेम टाइम। ये बताता है कि कैसे कोई एक सिंगल लूप एक से ज्यादा वेरिएबल्स को एक ही टाइम पे हैंडल कर सकता है। ठीक है, मल्टीपल लूप वेरिएबल्स इसीलिए लिखा गया है कि लूप के अंदर जो मल्टीपल वेरिएबल हैंडलिंग होती है वो इसके अंदर करी जाती है। ठीक है, इट वर्क्स बेस्ट इन फॉर लूप बिकॉज दे नेचुरली अलाउ कॉम्पैक्ट इनिशियलाइजेशन एंड अपडेट। देखो वही चीज मैंने बोली कि फॉर लूप ज्यादा बेटर होते हैं वाइल और डू वाइल के कंपैरिजन में। तो रीजन ये है कि यहाँ पे एक ही लाइन में तीनों चीजें हम कर सकते हैं, वहां पे हमें अलग अलग तीनों चीजें देनी होती हैं। इस वजह से जो मल्टीपल लूप वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है ये भी हमारा फॉर लूप में ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाता है, बाकियों में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल हम फॉर लूप का ही यहाँ पे देखेंगे। फॉर INT आई इज इक्वल्स टू 0, जे इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 वेरिएबल इनिशियलाइज किए हैं, एक आई वेरिएबल एक जे वेरिएबल। अब हम दोनों के लिए कंडीशंस भी देंगे, आई लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड जे शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक, फिर आई इंक्रीमेंट और जे डिक्रीमेंट हो रहा है हमारा।
ठीक है। अब printf हम क्या करा सकते हैं, हम दोनों प्रिंट करा सकते हैं, i कॉमा जे हमने प्रिंट कराया, तो i की वैल्यू क्या आएंगी, देखो i 0 से स्टार्ट होगा 5 तक जाएगा, ठीक है। j कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 10 से स्टार्ट हो रहा है और ग्रेटर देन 5 तक जाएगा यानी 6 तक जाएगा, और ये डिक्रीमेंट हो रहा है यानी कि ये कैसे चलेगा 10 9 8 7 6, और ये इंक्रीमेंट हो रहा है यानी कि i कैसे चलेगा 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे i की वैल्यू क्या आ गई 0 1 2 3 4 5, j की वैल्यू क्या आ गई 10 9 8 7 6 5, ठीक है, 5 तक जा रहा है ये, राइट। आई होप आपको समझ में आएगा कि कैसे हम मल्टीपल वेरिएबल यूज करते हैं सिंगल फॉर लूप के अंदर, ठीक है। सो ये बेसिकली मल्टीपल लूप वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट है। ये मैक्स टू मैक्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा, 10 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन नहीं आते हैं। 10 मार्क्स के अंदर फॉर लूप और वाइल लूप और डू वाइल का डिफरेंस ही आपसे पूछ सकते हैं, तो आप इसी तरीके से एक्सप्लेन करके बता सकते हो। ओके, सो अब हम बात करेंगे नेस्टेड लूप्स की, ठीक है, कि नेस्टेड लूप किस तरीके से काम करते हैं, क्या होते हैं। दिस इज व्हेन यू पुट वन लूप इनसाइड अनदर, जब आप किसी एक लूप के अंदर दूसरे लूप को डाल देते हो तो वो नेस्टेड लूप होता है, ठीक है। हमने फर्स्ट वीडियो में या शायद सेकंड वीडियो में हमने नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट देखे थे, नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट्स देखे थे। तो जिस तरीके से नेस्टेड इफ एल्स हम यूज करते हैं, यानी कि इफ के अंदर वाले ब्लॉक में हम इफ एल्स यूज करते हैं, सेम उसी तरीके से यहाँ लूप के अंदर जब आप लूप यूज करोगे तो वो नेस्टेड लूप्स हो जाता है, ठीक है। हेयर ईच लूप कंट्रोल्स इट्स ओन वेरिएबल, यहाँ पे हर एक लूप क्या करता है, अपने इंडिविजुअल वेरिएबल को ही कंट्रोल करता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल। कैसे होता है अभी मैं बताता हूँ, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम वाइल लूप का एग्जाम्पल सबसे पहले देखेंगे, हम तीनों में ही देखेंगे, ठीक है, वाइल, डू वाइल और फॉर लूप की तीनों में कैसे नेस्टेड लूप काम करता है। वाइल लूप में अगर हम देखें तो आई एन टी आई इज इक्वल टू 1, हमने यहाँ पे आई को इनिशियलाइज किया एज 1, ठीक। तो अब जो पहला वाइल है वो आई के लिए चलेगा, आई वेरिएबल के लिए काम करेगा, ठीक है, आई लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। अब इसके अंदर जो कुछ भी हो रहा है उससे मतलब नहीं है, ये वाला वाइल सिर्फ आई को जानता है, ठीक, ये वाला वाइल जे को नहीं जानता। अब यहाँ पे अंदर इसके जो लूप लिखा हुआ है इनर लूप, इसमें क्या है, इनिशियलाइज किया हमने जे की वैल्यू 1, वाइल जे लेस देन इक्वल्स टू 4। अब ये वाला वाइल सिर्फ जे को जानता है, ये वाला वाइल आई को नहीं जानता, ठीक है। तो अब क्या होगा, प्रिंट एफ मॉड्यूलस डी आई कॉमा जे, यहां से हम आई जे दोनों प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। आई की वैल्यू यहां से फेच हो जाएगी और जे की वैल्यू यहां से फेच हो जाएगी, ठीक है। ये वाइल आई के लिए काम नहीं करेगा, ये वाला वाइल जे के लिए काम नहीं करेगा, मतलब कि हर एक लूप का अपना इंडिविजुअल वेरिएबल होता है और वो उसी को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा वाइल लूप लिखा जाता है। सबसे पहले वाइल कंडीशन, फिर उसके अंदर एक और वाइल लूप हम लिखेंगे जिसके अंदर वाइल कंडीशन और फिर ब्लॉक ऑफ कोड देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम इस वाले वेरिएबल का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लिखते हैं, ठीक है। इस इंक्रीमेंट को आप इस वाइल ब्लॉक के अंदर नहीं लिख सकते हो, ठीक है। इस वाइल ब्लॉक का वेरिएबल जे है तो यहाँ पे आप सिर्फ जे का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लिख सकते हो। आई का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इसके बंद होने के बाद, यानी इस वाइल लूप के बंद होने के बाद आप आउटर लूप के अंदर ही लिखोगे, ठीक है। तो ये तरीका होता है नेस्टेड वाइल लूप लिखने का। अब सेम इसी तरीके से आप डू वाइल भी नेस्टेड लिख सकते हो और फॉर लूप भी नेस्टेड लिख सकते हो। तो फटाफट से बस देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका है अगर आपको ये समझ में आ गया है तो, ठीक है। तो डू वाइल कैसे लिखते हैं, आई एन टी आई हमने इनिशियलाइज किया, फिर डू के अंदर हमने ब्लॉक ऑफ कोड लिखना होता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन हम एक नया वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे, फिर उसके अंदर डू के अंदर हम कोड लिखेंगे और वाइल कंडीशन लगाएंगे, फिर हम बाहर जाएंगे इंक्रीमेंट लिखेंगे ऊपर वाले डू का, ठीक है, और फिर उसकी वाइल कंडीशन लगाएंगे। तो इस तरीके से डू वाइल लूप लिखा जाता है। फॉर लूप नेस्टेड किस तरीके से लिखते हैं, फॉर आई एन टी आई इक्वल्स टू 1 लेस देन इक्वल्स टू 3, यहाँ पे हमने क्या दिया, इनिशियलाइजेशन कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दे दिया। और फिर इसके अंदर हम एक और फॉर लूप लिखेंगे सेम उसी पैटर्न पे, फॉर, फिर यहाँ पे एक नया वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे, कंडीशन लिखेंगे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लिखेंगे और इसके अंदर ब्लॉक ऑफ कोड जो हमें एग्जीक्यूट कराना है वो हम लिख सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से नेस्टेड लूप्स को लिखा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रेक, गो टू और कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट्स के बारे में। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में 10 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। ब्रेक स्टेटमेंट क्या होते हैं, ब्रेक इज यूज टू स्टॉप अ लूप और स्विच स्टेटमेंट इमीडिएटली। ब्रेक का यूज किया जाता है किसी भी लूप को या फिर स्विच स्टेटमेंट्स को इमीडिएटली रोकने के लिए, ठीक है। हमने स्विच में भी ब्रेक यूज किया था, तब मैंने आपसे कहा था कि मैं आने वाली वीडियोस में आपको अच्छे से समझाऊंगा कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ब्रेक स्टेटमेंट होते हैं उनका यूज किस लिए होता है, किसी भी लूप को इंडिविजुअल पॉइंट पे टर्मिनेट करने के लिए, ठीक है। जहां पे हम ब्रेक यूज करेंगे वहीं से वो लूप टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि उसी जगह से आगे प्रोसेस नहीं होगा, लूप के बाहर आ जाएंगे हम, ठीक है।
आफ्टर ब्रेक द प्रोग्राम कम्स आउट ऑफ द लूप एंड कंटिन्यूज आफ्टर द लूप। वही चीज जो मैंने अभी आपको बताई कि जब भी हम ब्रेक यूज करते हैं तो ब्रेक के बाद क्या होता है, उस प्रोग्राम का उस पर्टिकुलर लूप का एग्जीक्यूशन बंद हो जाता है और लूप के बाहर जंप कर जाता है हमारा कंपाइलर। ठीक है, सो इस तरीके से यहाँ पे लूप काम करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट के साथ। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप यहाँ पे देखना चाहो तो फॉर आई एन टी आई इक्वल्स टू 1 हमने यहाँ पे फॉर लूप का यूज किया है। ठीक है, अब हमने कंडीशन दे दी इफ आई इक्वल्स टू 3, अगर आई जो है हमारी 3 के बराबर हो जाए तो क्या हो, ब्रेक हो जाए और क्या प्रिंट हो जाए, हमारा जो भी आई की वैल्यूज आई हैं वो सारी प्रिंट होती रहे। तो अब क्या होगा इसमें, कैसे होगा काम, सबसे पहले फॉर लूप स्टार्ट होगा। ठीक है, इनिशियलाइज कितना है, आई की वैल्यू 1, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आई लेस देन इक्वल्स टू 5, ठीक है कंडीशन भी ट्रू है, 1 की वैल्यू लेस देन 5 होती है ऑफ कोर्स। अब अंदर जाएगा, चेक करेगा क्या आई की वैल्यू 3 है, नहीं है आई की वैल्यू 3, तो क्या प्रिंट करेगा, आई प्रिंट कर देगा, यानी कि 1 प्रिंट कर देगा। अगेन आई इंक्रीमेंट होगा, अब यहाँ पे 2 कंपेयर होगा, 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, बिल्कुल है, ट्रू है कंडीशन। क्या 2 इक्वल्स टू 3 है, नहीं है, कंडीशन फॉल्स, बाहर आया, आई प्रिंट कर दिया, 2 प्रिंट हो गया। अगेन इंक्रीमेंट हुआ आई, यहाँ पे 3 से कंपेयर होगा, 3 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, कंडीशन ट्रू, अंदर आया, चेक किया, 3 इक्वल्स टू 3, कंडीशन ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई अब ब्रेक स्टेटमेंट आ गया यहाँ पे। ठीक है, ब्रेक का मतलब यहां से टर्मिनेट कर दिया जाए इस लूप को। तो अब क्या होगा, ब्रेक से सीधा लूप के बाहर आ जाएंगे हम। तो लूप के बाहर आएंगे तो कुछ भी प्रिंट नहीं करना है, तो आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा, 1 2 जो यहाँ से प्रिंट हुआ था। दैट्स इट, दैट्स हाउ ब्रेक वर्क्स। ठीक है, आई होप आपको ब्रेक स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे गो टू स्टेटमेंट के बारे में। GoTo is used to jump from one place in the program to another place. GoTo का यूज किया जाता है प्रोग्राम में किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन से किसी दूसरी पोजीशन या दूसरी प्लेस पे जाने के लिए। ठीक है, इट यूजेज अ लेबल टू नो वेयर टू जंप। ये एक लेबल का यूज करता है जिससे कि हमें पता चल सके कि हमें कहाँ पे जंप करना है, यानी कि जब कंपाइलर एग्जीक्यूट कर रहा होता है तब उसको समझ में आए कि कहाँ से कहाँ पे जंप करके हमें जाना है। ठीक है, GoTo is not used much today because it can make program confusing. GoTo का अब बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। रीज़न इज, देखो यूज़ तो अब सी का भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है, बट GoTo का यूज़ अब इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता है, हम पढ़ते हैं या एग्जाम में अगर आप बात करो तो GoTo पे मैक्स टू मैक्स यही पूछा जाएगा, आपको प्रोग्राम लिखने को नहीं देंगे, या 2 मार्क्स के अंदर GoTo वो पूछ सकते हैं। ठीक है, देखो तो GoTo का यूज़ इसलिए होता है ताकि जो आपका प्रोग्राम है कहाँ पे जंप करना है और किस पॉइंट से कहाँ पे जंप करना है वो बताया जा सके। GoTo का यूज़ बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसकी वजह से प्रोग्राम बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। ठीक है, आप फंक्शंस भी यूज़ कर रहे हो, अगेन आप GoTo भी यूज़ कर रहे हो, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर देता है प्रोग्राम को। एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें तो प्रिंटफ हेलो, हमने सबसे पहले क्या प्रिंट करना है, हेलो, फिर गो टू स्किप, अब हमें स्किप के अंदर जाना है। ठीक है, गो टू आया, स्किप, स्किप क्यों लिखा हुआ है, ताकि हमें ये लेबल से पता चल सके कि कहाँ पे जाना है। ठीक है, तो जंप टू स्किप, अब क्या होगा, ये वाली लाइन रीड नहीं होगी, ये सीधा कहाँ पे आएगा, स्किप पे। स्किप पे आया, प्रिंटफ जम्प्ड हियर, ठीक है, जम्प्ड हियर प्रिंट हो गया। तो अब कैसे आउटपुट इसका आएगा, हेलो प्रिंट होके आएगा। फिर अब गो टू स्किप आ गया तो ये वाली जो प्रिंटफ वाली लाइन है, ये वाली लाइन स्किप हो जाएगी, सीधा कहाँ पे पहुंच जाएगा हमारा कंपाइलर, यहाँ पे स्किप पे। स्किप से इसने क्या देखा, यहाँ पे प्रिंटफ बोल रहा है जम्प्ड हियर, तो जम्प्ड हियर प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये लाइन नहीं प्रिंट हुई, ये दोनों प्रिंट हो गई। गो टू इस तरीके से काम करता है। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट की। इट इज यूज टू स्किप द रेस्ट ऑफ द कोड इनसाइड अ लूप ओनली फॉर द करंट टर्न। ये किस लिए यूज होता है, किसी भी एक पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड को जो कि किसी लूप के अंदर लिखा हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई लूप प्रिंट करा रहे हो 1 से लेके 5 तक के नंबर। ठीक है, अभी यहाँ पे एग्जांपल हम लोग देखेंगे भी। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू ही समझते हैं, ठीक है, पहले उसके बाद हम इसको पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फॉर लूप लगा हुआ है। ठीक है, हमें नंबर कहाँ से कहाँ तक प्रिंट कराने हैं, 1 से लेके 5 तक के प्रिंट कराने हैं। ठीक है, अब क्या होगा, इफ आई इक्वल्स टू 3, हमने क्या देखा था ब्रेक में भी, हमने एग्जांपल देखा था, अगर आई की वैल्यू 3 है तो ब्रेक कर दे, आउटपुट क्या आ रहा था हमारा 1 2। ठीक, कॉन्टिन्यू में क्या होता है, अगर आई की वैल्यू 3 है, कॉन्टिन्यू का मतलब कि आप लूप के बाहर आओगे और फिर वापस से लूप के अंदर जाओगे। ठीक, कॉन्टिन्यू का ये मतलब होता है कि आगे की कंडीशंस, आगे जो कुछ भी लिखा है कोड, उसको आप एक बार के लिए छोड़ दोगे और आप सीधा वापस से यहाँ पे आ जाओगे। ठीक, कंटिन्यू आपको वापस ऊपर पहुंचा देगा लूप पे। ठीक, तो क्या होगा, आई की वैल्यू 1 है, प्रिंट कर देगा। आई की वैल्यू जब 2 होगी इंक्रीमेंट होके तब भी प्रिंट कर देगा। जब आई की वैल्यू 3 होगी, ये कंडीशन चेक होगी,
कि 3 = 3, अब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो कंटिन्यू होगा, कंटिन्यू सीधा ऊपर जाएगा, नीचे प्रिंटफ पे नहीं जाने देगा, ये सीधा ऊपर लेके जाएगा कंपाइलर को, और फिर यहाँ पे अगेन इंक्रीमेंट होगी वैल्यू, 4 के लिए चेक होगी, 4 के लिए कंडीशन ट्रू, 4 प्रिंट, 5 के लिए कंडीशन ट्रू, 5 प्रिंट। तो कंटिन्यू इस तरीके से काम करता है। इट इज यूज टू स्किप द रेस्ट ऑफ द कोड इनसाइड अ लूप ओनली फॉर द करंट टर्न। जिस टर्न की बात हो रही है, जिस पर्टिकुलर सेट ऑफ एग्जीक्यूशन की बात हो रही है, उस पर्टिकुलर सेट या उस पर्टिकुलर टर्न पे कोड को वापस से लूप पे ले जाता है और आगे के कोड को स्किप कर देता है। ये काम होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट का, ठीक है। द नेक्स्ट टर्न ऑफ द लूप स्टार्ट डायरेक्टली, लूप की जो नेक्स्ट टर्न है वो कंटिन्यू के बाद डायरेक्टली स्टार्ट हो जाएगी, आगे का कुछ भी कोड लिखा हो वो प्रिंट नहीं होगा या वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। सो आई होप समझ में आ गया होगा कि कंटिन्यू किस तरीके से काम करता है और तीनों में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एरे नोटेशन एंड रिप्रेजेंटेशन की। तो सबसे पहले समझते हैं कि एरे होता क्या है, ठीक है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप। पहली चीज कि इसमें जो भी एलिमेंट्स होते हैं, एरे के अंदर हम जो भी एलिमेंट स्टोर करते हैं वो सेम डेटा टाइप के होने चाहिए। स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस, यानी कि मेमोरी लोकेशंस कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस पे स्टोर होते हैं एरे हमारे। यानी कि फॉर एग्जांपल मेमोरी लोकेशन नंबर 1 2 3 4 5 है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 4 5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम मेमोरी ब्लॉक्स मान लें, इस तरीके से मेमोरी ब्लॉक्स बना दें, तो जो हमारी एरे का डेटा स्टोर होता है 1 पे आएगा पहला डेटा, दूसरा डेटा 2 पे आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि तीसरा डेटा 4 पे आ जाए, तीसरा डेटा 3rd पोजीशन पे ही आएगा, चौथा डेटा 4th पोजीशन पे ही आएगा, पांचवा डेटा 5th पोजीशन पे ही आएगा। मतलब कि एक सीक्वेंस में मेमोरी ब्लॉक के अंदर डेटा को स्टोर करता है, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करता है। ये काम होता है एरे का। इट यूजेस सिंगल वेरिएबल टू स्टोर एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये एक सिंगल वेरिएबल का यूज करता है ताकि इसमें बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स को स्टोर किया जा सके। एग्जांपल देखते हैं, ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। नोटेशन किस तरह है, सिंटैक्स देख लेते हैं। डेटा टाइप, एरे नेम, और इसके स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम अंदर लिखते हैं साइज। तो जैसा कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल भी देख सकते हो, INT क्या है हमारा, इंटीजर डेटा टाइप। नंबर्स क्या है हमारा, एरे नेम, ठीक है। एरे का नाम हमने क्या रखा है, नंबर्स, और साइज क्या रखा है 5। यानी कि नंबर्स नाम की एक एरे बनेगी जिसमें इंटीजर डेटा टाइप के वेरिएबल स्टोर होंगे और इसका साइज कितना होगा, 5 ब्लॉक्स का, ठीक। रिप्रेजेंटेशन देखो कैसे है, यहाँ पे इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होती है। मेमोरी के अंदर इस तरीके से ब्लॉक्स बनते हैं, उसके अंदर हमारा डेटा स्टोर होता है। साइज 5 है इसलिए 5 ब्लॉक हैं, 1 2 3 4 5। इंडेक्सिंग किस तरीके से होती है, 0 1 2 3 4 हमेशा, ठीक है। एरे की इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होगी और n-1 या साइज -1 तक जाएगी, ठीक। तो एरे ऑफ इंडेक्स 0 ये है, एरे ऑफ इंडेक्स 1 ये है, एरे ऑफ इंडेक्स 2 ये है, एरे ऑफ इंडेक्स 3 ये है, एरे ऑफ इंडेक्स 4 ये है। यानी कि जो 5th ब्लॉक है वो 4th इंडेक्स है। एरे एलिमेंट्स आर स्टोर्ड वन आफ्टर अनदर इन मेमोरी। मेमोरी के अंदर एक के बाद एक एरे एलिमेंट स्टोर होते रहते हैं। एरे एलिमेंट्स आर एक्सेस्ड यूजिंग इंडेक्स वैल्यूज। इन इंडेक्स वैल्यूज की हेल्प से आप एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको 3rd वैल्यू चाहिए तो आप अगर आपको 4th वैल्यू चाहिए तो आप 3rd इंडेक्स को एक्सेस करोगे तो आपको 4th वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, INT नंबर्स 5 इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे एक एरे बना दी, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम डायरेक्टली भी एरे दे सकते हैं, अदरवाइज आप यूजर से भी इनपुट ले सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली दी है, 2 ही तरीके हैं एरे को लेने का। तो INT नंबर्स 5, ये हमने जो बेसिकली एरे का नाम और साइज दिया था उसके अंदर हमने 5 एलिमेंट्स भी स्टोर करा दिए, ठीक है। 1 2 3 4 5। इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0 टू n-1, n इज साइज, ठीक है। 0 से n-1 तक जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 इसके अंदर अगर हमने स्टोर करा दिया तो 1 2 3 4 5 5 ब्लॉक्स के अंदर ये पांचों एलिमेंट आ जाएंगे। अब देखो मैं 1 मिनट लिख के बताता हूँ आपको। देखो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। प्रिंट एफ मॉड्यूलस डी नंबर्स 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एरे का जो पहला इंडेक्स था, ठीक है, पहले इंडेक्स पे जो वैल्यू है हमें वो प्रिंट करानी है, ठीक है। पहले इंडेक्स पे देखो कौन सी वैल्यू है, एरे ऑफ इंडेक्स 1 पे वैल्यू है 2, ठीक है। 1 नहीं लेंगे क्योंकि ये 0th इंडेक्स है। पहले इंडेक्स पे वैल्यू है 2 तो हमारा आउटपुट क्या आएगा 2। तो इस तरीके से एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस किया जाता है और इस तरीके से एरे हमारी मेमोरी के अंदर रिप्रेजेंट करी जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा कॉन्सेप्ट एरे का। अब हम बात करेंगे एरे मैनिपुलेशन एंड मल्टी डायमेंशनल एरेज की। तो सबसे पहले हम देखते हैं एरे मैनिपुलेशन क्या होता है। इट रिफर्स टू परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्शंस ऑन एन एरे। मतलब किसी भी एरे पे हम अलग अलग जो एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, अलग अलग फंक्शंस जो परफॉर्म कर सकते हैं, वो होता है हमारा एरे मैनिपुलेशन।
जैसे कि हम किसी भी एक एरे पे, फॉर एग्जांपल ये एक एरे, तो हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, इसमें हम इंसर्शन कर सकते हैं यानी किसी नए एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं, इसको हम अपडेट कर सकते हैं यानी कि किसी एक एलिमेंट की जगह पे हम चेंज करके दूसरा एलिमेंट डाल सकते हैं, ठीक है। हम इसके किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया, पहले इंडेक्स को एक्सेस करके, ठीक है। हम इसके अंदर सर्चिंग कर सकते हैं, किसी एक एलिमेंट को सर्च कर सकते हैं एरे के अंदर। हम इसकी सॉर्टिंग कर सकते हैं, वैसे तो ये सॉर्टेड फॉर्म में ही है, बट अगर अनसॉर्टेड हो तब भी हम इसकी सॉर्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। हम डिलीट कर सकते हैं इसके किसी एक एलिमेंट को। तो ये सारे हमारे पास तरीके होते हैं अलग अलग, जिसकी हेल्प से हम एरे के अंदर मैनिपुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबको एक एक करके हम देखेंगे फटाफट से। इंसर्शन क्या होता है, एड्स अ वैल्यू एट अ स्पेसिफिक पोजीशन स्टोरिंग एलिमेंट इन एन एरे। इंसर्शन के दो तरीके होते हैं, या तो आप एरे के अंदर पूरी डेटा को स्टोर कर दो, सारे एलिमेंट को स्टोर कर दो, अदरवाइज आप किसी एक स्पेसिफिक पोजीशन पे भी इंसर्शन परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ पे जो हम एग्जांपल देखेंगे वो हम एरे के अंदर सारे एलिमेंट स्टोर करने का एग्जांपल देखेंगे। हमने एक एरे इनिशियलाइज की जिसका साइज कितना हो 5 और नाम क्या है ARR, ठीक है, एरे। प्रिंटफ क्या कराया, एंटर 5 एलिमेंट्स। यूजर को हमने बोला कि आप 5 एलिमेंट्स एंटर करिए। फॉर लूप लगेगा यहाँ पे INT 0 से लेस देन 5 चलेगा। क्यों 0 1 2 3 4 तक चलेगा, 5 पे नहीं चलना चाहिए, इसलिए हमने लेस देन 5 कंडीशन ली है, ठीक है। इंक्रीमेंट कर देंगे एक एक करके, तो पहले 0 आएगा, फिर एक इंक्रीमेंट होगा 1 आएगा, फिर एक इंक्रीमेंट होगा 2 आएगा। तो इस तरीके से हर एक इंडेक्स वैल्यू के लिए हमारी नई नई एलिमेंट की इनपुट मिलते रहेंगे। और एट द एंड यहाँ से स्कैनएफ फंक्शन हम यूज करेंगे। स्कैनएफ फंक्शन यूज किया जाता है इनपुट लेने के लिए यूजर से, ठीक है। तो एंड एरे का यूज करके जो एरे आई इंडेक्स है हमारा, ठीक है, फॉर एग्जांपल आई सबसे पहले 0th इंडेक्स, ठीक है, सबसे पहले आई की वैल्यू 0 होगी, तो 0 की जो एड्रेस है उस 0 के एड्रेस पे जो मॉड्यूलस डी वैल्यू आएगी, जो एलिमेंट हमारा यूजर एंटर करेगा, हम उसको स्टोर कराएंगे। फिर 1 आएगा तो अगले इनपुट को स्टोर कराएंगे, 2 आएगा तो अगले इनपुट को स्टोर कराएंगे। इस तरीके से हम 5 इनपुट स्टोर कराएंगे। तो ये तरीका होता है इंसर्शन का, एरे के अंदर एलिमेंट स्टोर कराने का या यूजर से एरे का इनपुट लेने का, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा इंसर्शन किस तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट इज अपडेशन, चेंजिंग एनी स्पेसिफिक वैल्यू। किसी भी एक स्पेसिफिक वैल्यू को चेंज करना अपडेशन होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक एरे हमने यहाँ पे ली, एरे 5, जिसके अंदर वैल्यू क्या आई 1 2 3 4 5, ठीक है। हमने ये वैल्यू डाल दी इस एरे के अंदर। अब हमें एरे का इंडेक्स नंबर जो 2 है, ठीक है, जो 2 इंडेक्स नंबर है इसका, 2 कौन सा इंडेक्स होगा 0 1 2, ये जो 3 लिखा हुआ है ये एरे का इंडेक्स नंबर 2 है। यहाँ पे हमको क्या वैल्यू एंटर करनी है 9। हमने क्या किया, एरे के इंडेक्स 2 पे हमने वैल्यू नहीं दे दी 9। तो अब क्या होगा, अब जब आप आउटपुट मांगोगे ना एरे का, तो आउटपुट क्या आएगा 1 2 3 नहीं आएगा, 3 की जगह पे अब 9 आ चुका है, इंडेक्स नंबर 2 पे 9 आ चुका है। तो अब क्या आएगा 1 2 9 4 5, ठीक है। तो ये आउटपुट निकल के आएगा जब भी आप एरे प्रिंट कराओगे इस तरीके से, एरे आफ्टर अपडेशन INT i इक्वल्स टू 0 लेस देन 5 i प्लस प्लस, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू होंगी तभी हमारी एरे जो है वो प्रिंट हो पाएगी। प्रिंट एफ मॉड्यूलस टी कॉमा एरे आई। अब यहाँ पे आई 0th इंडेक्स प्रिंट करेगा 1, फिर 1 इंडेक्स प्रिंट करेगा 2, सेकंड इंडेक्स प्रिंट करेगा, सेकंड पे हमने वैल्यू चेंज कर दी 9 कर दी तो 9 प्रिंट हो गया, थर्ड पे 4, फिफ्थ पे फोर्थ पे 5। तो इस तरीके से हमारी एरे के अंदर हम अपडेशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सेसिंग एलिमेंट की, किस तरह से आप किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। देखो यहाँ पे जो चीज मैंने बताई है ना, ये एलिमेंट को एक्सेस करने का ही एक तरीका है, तो वही चीज हम यहाँ पे भी देखेंगे। रीड और प्रिंट अ वैल्यू फ्रॉम अ स्पेसिफिक पोजीशन। किसी भी एक एरे के अंदर किसी भी एक स्पेसिफिक पोजीशन से अगर हम किसी वैल्यू को निकाल रहे हैं या रीड कर रहे हैं या प्रिंट करा रहे हैं तो वो हमारा एक्सेसिंग पार्ट में आता है, ठीक है। एग्जाम्पल, एक एरे हमने अगेन यहाँ पे इनिशियलाइज की जिसका साइज है 5 और इस एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। प्रिंट एफ क्या कराया हमने, एरे एलिमेंट्स आर, एरे एलिमेंट्स क्या क्या है हमने प्रिंट करा दिया, तो आउटपुट क्या आएगा 1 2 3 4 5 जो यूजर को दिखेगा। अब हमने क्या किया, एरे 1 इज इक्वल टू 7 हमने चेंज कर दिया। क्या चेंज किया हमने, एरे की जो स्पेसिफिक पोजीशन थी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंडेक्स 1 पे वैल्यू क्या थी 2, अब हमने इस 2 को चेंज कर दिया 7 से, ठीक है। एरे के इंडेक्स 1 पे हमने नई वैल्यू डाल दी 7, तो यहाँ पे 1 7 3 4 5 हो गई एरे चेंज होके, ठीक है। अब अगर हम एरे इंडेक्स 1 को प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे 2 लिखा था, 2 नहीं प्रिंट होगा 7 प्रिंट होगा। क्यों होगा 7, क्योंकि अब वैल्यू चेंज हो चुकी है। अब 2 की जगह पे हमने 7 यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है या अपडेट कर दिया, तो अब जब भी हम फेच करेंगे एरे इंडेक्स 1 को तो वैल्यू क्या आएगी 7। अगर आप 2 को फेच करोगे तो वैल्यू आएगी 3, आप 3 को फेच करोगे तो 4, 4 को फेच करोगे तो 5, 6 को फेच करोगे तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर आ जाएगी क्योंकि एरे के अंदर वो
नहीं अवेलेबल है, ठीक है। एरे का साइज सिर्फ 5 है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से एलिमेंट को हम एक्सेस करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्चिंग की। सर्च एंड फाइंड द एग्जिस्टिंग नंबर। सर्चिंग का मतलब होता है किसी भी एग्जिस्टिंग नंबर को, यानी कि एरे के अंदर अगर कोई नंबर एग्जिस्ट करता है तो आप उसको किस तरीके से सर्च कर सकते हो, ये तरीका होता है सर्चिंग का, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं। एक हमने एरे बनाई जिसका साइज 4 है, जिसमें सिर्फ 4 एलिमेंट हैं, हमें सर्च करना है 3, ठीक है, हमें सर्च करना है 3। तो हम क्या करेंगे, लूप रन करेंगे, कंडीशन अंदर डालेंगे, क्या डालेंगे, फॉर के अंदर इफ एल्स। इफ में कंडीशन पड़ेगी इफ एरे ऑफ आई इक्वल्स टू सर्च, अगर आई की वैल्यू, ठीक है, मतलब एरे आई की वैल्यू, देखो आई 0 पे जाएगा, 1 पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 3 पे जाएगा, ठीक है, 3 तक जाएगा। अब क्या होगा, 0 पे जाएगा तो 1 को कंपेयर करेगा, 1 पे जाएगा तो 2 को कंपेयर करेगा, 2 पे जाएगा तो 3 को कंपेयर करेगा, 3 पे जाएगा तो 4 को कंपेयर करेगा, ठीक है। तो यहां पे जब कोई भी एरे ऑफ आई की वैल्यू सर्च के बराबर हो जाए, सर्च पे 3 लिखा है यानी कि 3 के बराबर हो जाए, तो उस केस में क्या प्रिंट कर दे, i+1, यानी कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पे हमारा एलिमेंट मिल गया है। एल्स अगर किसी से भी वैल्यू मैच नहीं होती, यानी 1 से भी सर्च बराबर नहीं आता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैंने 9 लिख दिया होता तो ये ना 1 के इक्वल है, ना 2 के, ना 3 के, ना 4 के। तो जब किसी के भी इक्वल नहीं होता तो क्या हमारा प्रिंट होके आता है, एलिमेंट डोंट एग्जिस्ट इन दी एरे, ठीक है। तो अब यहाँ पे लेकिन क्या होगा, क्योंकि सर्च में हमारा 3 है तो 3 यहाँ पे मैच हो जाएगा, मैच हो जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 2+1 3, थर्ड पोजीशन पे हमारा एलिमेंट है, ये हमारा पता चल जाएगा। इससे आप इस लूप को एक बार रन करा के देख लीजिएगा अपने सिस्टम पे, आपको समझ में आ जाएगा कि सर्चिंग किस तरीके से होती है। और यकीन मानिए सिर्फ इतना सा जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 मार्क्स या 7 मार्क्स के अंदर ये पूरा एक बार में पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। सो बहुत ईजी है, बहुत स्कोरिंग है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉर्टिंग की। अरेंजिंग एरे एलिमेंट इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, किसी भी एरे के एलिमेंट्स को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करना सॉर्टिंग होता है, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, INT एरे 5, यहाँ पे हमने 5 साइज की एरे ली है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 5 2 1 3 4। ये सॉर्टेड नहीं है, अभी तक हम सॉर्टेड एरे यूज कर रहे थे, बट ये हमारे जो एलिमेंट्स हैं ये सॉर्टेड नहीं है, इन्हें हमें सॉर्ट करना पड़ेगा। सॉर्ट करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक टेम्परेरी वेरिएबल आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि उस टेम्परेरी वेरिएबल की हेल्प से ही आप स्वैपिंग कर पाओगे, ठीक। और जब तक आप स्वैपिंग नहीं कर पाओगे तब तक आप एरे को सॉर्ट नहीं कर पाओगे। तो स्वैपिंग के लिए हम एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेंगे जिसका नाम हमने रखा है टेम्प। अब हम बबल सॉर्ट एल्गोरिदम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। आपको अगर नहीं पता है बबल सॉर्ट तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट यूनिट में ये सारी एल्गोरिदम है, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, तो ये सारी चीजें हम वहां पे अच्छे से समझ लेंगे। अभी आप बस देखो कि सॉर्टिंग होती कैसे है, ठीक है। यहाँ पे नेस्टेड लूप यूज करते हैं हम, जब भी हम सॉर्टिंग करेंगे तो हम नेस्टेड लूप का यूज करेंगे, ठीक है। INT i इक्वल्स टू 0 लेस देन 5 i++ चल रहा है, ताकि जो हमारा i है वो इस पर्टिकुलर एरे के अंदर ट्रेवल कर पाए। रुको, इसको आप थोड़ा विजुअलाइज करो तभी आपको समझ में आएगा। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एरे बना लिया, ठीक है, 5 2 1 3 4 यहाँ पे एरे हमने बना ली। अब क्या होगा, सबसे पहला फॉर लूप चेक करते हैं, ठीक है। INT i इक्वल्स टू 0, 0 से i स्टार्ट होगा, ठीक है, यानी कि ये 0 1 2 3 4, ठीक है, 4th इंडेक्स तक जाएगा, लेस देन 5 i++ इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो यानी कि i हमारा इनिशियली कहाँ पे है, यहाँ पे है i हमारा, ठीक है। नीचे आओ, अब j के लिए चेक करो, j इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, j इज इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन 4 माइनस आई। j लेस देन 4 माइनस आई का मतलब है 4 में से अगर हम i माइनस करते हैं जो कि 0 है, तो 4 माइनस 0 होता है 4, ठीक है। कंडीशन ट्रू है, j की वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक जाएगी, 3 तक जाएगी, ठीक है। j++ होता रहेगा, हमारा इंक्रीमेंट होता रहेगा, ठीक है। तो मतलब इनिशियली अभी j कहाँ पे है, j भी हमारा यहाँ पे है 5 पे, ठीक। इफ एरे ऑफ j इज ग्रेटर देन एरे ऑफ j+1, यानी कि अगर जो j की वैल्यू है 5, इफ इट इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, j+1 तो यही हुआ ना, इफ इट इज ग्रेटर देन 2 देन व्हाट, टेम्परेरी के अंदर एरे ऑफ j आ जाए, यानी कि टेम्प के अंदर क्या आ गया, टेम्प के अंदर वैल्यू क्या आ गई, एरे ऑफ j। कंडीशन ट्रू हो गई ना, j जो है 5 जो है वो ग्रेटर देन 2 है, कंडीशन ट्रू, तो ट्रू के अंदर ये चलेगा। टेम्प इज इक्वल्स टू एरे ऑफ j आ गया, j क्या है 5, टेम्प में 5 आ गया। एरे ऑफ j इज इक्वल्स टू एरे ऑफ j+1, j में क्या आ गया, j+1 की वैल्यू आ गई, ठीक है, j के अंदर j+1 की वैल्यू आ गई, यानी कि j पे क्या आ गया 2, ठीक। एरे ऑफ j+1 इज इक्वल्स टू टेम्प, j+1 में टेम्प की वैल्यू आ गई, यानी कि यहाँ पे आ गया 5। तो अब एरे हमारी कुछ इस तरीके से दिख रही है, ठीक है। जब ये पहली बार एग्जीक्यूट होगा, फर्स्ट एग्जीक्यूशन, तो फर्स्ट इटरेशन के बाद ये एरे कुछ इस तरीके से दिखेगी, ठीक। फिर अगेन क्या होगा, फिर वापस से यहाँ से ऊपर जाएगा, चेक करेगा,
जे इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। अब इस बार जे इंक्रीमेंट हो चुका है, तो अब जे कितना हो चुका है 1, यानी कि अब जे बन चुका है ये एलिमेंट, ठीक है। जे एक इंक्रीमेंट हो गया। पहले अब ये लूप पूरा एक बार चल जाएगा, जब इसकी कंडीशन फॉल्स होगी तब इस लूप पे वापस हम ऊपर वाले पे जाएंगे, ठीक है। तो अभी नीचे वाला चल रहा है, जे इज इक्वल्स टू 0 के लिए चला दिया हमने, जे इज इक्वल्स टू 1 के लिए अब चेक करेंगे। तो जब जे इक्वल 1 होगा, जे लेस देन 4 माइनस आई यानी 4 माइनस 1 3, जे लेस देन 3 कंडीशन ट्रू, तो क्या होगा, फिर से ये चेक होगा, ठीक है। इफ एरे ऑफ जे इज ग्रेटर देन एरे ऑफ जे प्लस 1, जे प्लस 1 ये है, ग्रेटर है, कंडीशन ट्रू है, तो इस बार टेम्प में वैल्यू क्या स्टोर होगी, टेम्प में वैल्यू स्टोर होगी जे की, यानी टेम्प में फिर से 5 आया, और क्या हुआ, यहाँ पे 2 आ गया, जे पे जे प्लस 1 आ गया, जे की स्पेस में जे प्लस 1 आ गया, ठीक है, और जे प्लस 1 की जगह पे टेम्प आ गया, ठीक। तो अब अगले इटरेशन के बाद एरे कुछ इस तरीके से दिख रही है। अगेन सेम चीज होगी, तो इस बार जे कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ये जे प्लस 1 होगा। 5 से कंपेयर करेंगे 3 को, 5 बड़ा है 3 छोटा है, टेम्प के अंदर फिर से 5 स्टोर होगा, ठीक है, 2 1, और यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, जे के अंदर हमारा 3 आ जाएगा, जे प्लस 1 के अंदर टेम्प आ जाएगा, और फिर ये 4, ठीक है, थर्ड इटरेशन। फिर अगेन इसी तरीके से रिपीट होगा, 2 1 3। इस बार ये दोनों स्वैप हो जाएंगे, क्यों स्वैप हो जाएंगे, क्योंकि 5 बड़ा है 4 छोटा है, तो 4 यहाँ 5 यहाँ। अब एक बार 5 तक काम हो गया, तो अब क्या होगा, देखो गाइस, अब जो हमारा जे है, जस्ट सपोज जे हमारा पहुंचा यहाँ पे इंडेक्स नंबर 4 पे, ठीक, 4 पे पहुंचा, इंक्रीमेंट होके 4 इज लेस देन 4 माइनस आई, आई 0 है हमारा, 4 इज लेस देन 4, कंडीशन फॉल्स। अब क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये लूप अब एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब कौन सा लूप एग्जीक्यूट होगा, ऊपर वाला, आई इज इक्वल्स टू 2 के लिए। तो यानी कि अब कहां से स्टार्ट होगा, अब ये वाला जो एलिमेंट है अब यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब यहां से ये स्वैप होगा, ठीक है, फिर ये स्वैप होगा, 1 2 3 4 5 हो जाएगा। तो जैसे ही एक बार ये चलेगा, एरे हमारी सॉर्ट हो जाएगी। जैसे ही एरे हमारी सॉर्ट होती है, वैसे ही क्या लिख के आएगा, सॉर्टेड एरे, और फिर हम आई को 0 से लेके 5 तक का प्रिंट करा देंगे, यानी 1 2 3 4 5 हम प्रिंट करा देंगे। तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है बबल सॉर्ट। बेसिक आई होप आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत कि किस तरीके से सॉर्टिंग यहाँ पे हो रही है। बाकी जब हम बबल सॉर्ट अभी हम डिस्कस करेंगे अगली यूनिट में, तो वहाँ पे मैं अच्छे से आपको समझा दूंगा कि बबल सॉर्ट कैसे काम करता है, इंसर्शन सॉर्ट कैसे काम करता है, सिलेक्शन सॉर्ट कैसे काम करता है, और तीनों में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं, ठीक है। सो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। फिलहाल नेक्स्ट हम बात करेंगे डिलीशन की, रिमूविंग एलिमेंट्स बाय शिफ्टिंग अदर एरे एलिमेंट। डिलीशन का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट को रिमूव करना एरे के दूसरे बाकी एलिमेंट्स को शिफ्ट कर करके, ठीक है, क्योंकि डिलीशन का सिर्फ एक तरीका है, वो है शिफ्टिंग एरे के अंदर। बिना शिफ्ट करे आप डिलीट नहीं कर सकते किसी एलिमेंट को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है INT AR5 इक्वल्स टू, मतलब यहाँ पे एरे इनिशियलाइज्ड है, पोजीशन हमने सेलेक्ट की 2, ठीक है। 2 पोजीशन पे कौन है, यहाँ पे कोई नहीं है, पोजीशन एक वेरिएबल है, उसके अंदर डेटा है 2, ठीक है। तो एरे से कुछ इसका लेना देना अभी नहीं है। INT I इक्वल्स टू पोजीशन, आई हमने किस पे सेट किया, पोजीशन पे, ठीक है, मतलब कि हमें सेकंड पोजीशन के एलिमेंट को उड़ाना है। तो आई की वैल्यू 2 जब हम रखेंगे, तो यहाँ पे थर्ड वाली वैल्यू जो है, सॉरी आई इज इक्वल्स टू 2 पे, हाँ, थर्ड वाली जो वैल्यू है वो हमारी एक्सेस होगी। आई लेस देन इक्वल 4, कंडीशन ट्रू, आई प्लस प्लस, एरे ऑफ आई कितना है हमारा, पोज, पोज क्या है 2, 2 यानी कि 3, यहाँ पे 3 आया। अब इफ 3 इज इक्वल, 3 की वैल्यू पे कौन सा वैल्यू आ जाएगी, आई प्लस 1, यानी कि 3 की जगह पे आई प्लस 1 यानी 4 आ गया, ठीक है। अगेन रुको, कहाँ गया पेज, हाँ ठीक है, देखो क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको 1 मिनट के लिए भूल जाते हैं, ओके फाइन। 1 2 3 4 5 ये हमारी एरे थी। पोजीशन में हमने क्या डाला, वेरिएबल में वैल्यू हमने डाली 2। अब क्या हो रहा है, एरे ऑफ आई इक्वल टू एरे ऑफ आई प्लस 1। एरे ऑफ आई पे क्या है, आई पे पोज है, यानी कि सेकंड पे जाएगा, तो सेकंड पे यानी कि 3 पे गया। जब 3 पे गया तो अब क्या होगा, 3 के अंदर कौन सी वैल्यू अब स्टोर हो रही है यहाँ पे, आई प्लस 1, यानी कि 1 2, 3 पे स्टोर कौन सी हुई, आई प्लस 1, 4 स्टोर हो गई। अगेन ये ऊपर जाएगा, फिर आई इज इक्वल्स टू पोजिशन, आई लेस देन इक्वल्स टू 4, सही है, आई प्लस प्लस हो रहा है, ठीक है, पोजीशन एक बढ़ गई, आगे आगे बढ़ी, तो ये क्या हुआ, आई यहाँ पे आ गया। जब एक आई इंक्रीमेंट हुआ, पिछली बार आई यहाँ पे था, आई के अंदर हमने आई प्लस 1 स्टोर कराया था, इस बार आई यहाँ पे है, आई प्लस 1 ये है, ये कहाँ पे पहुंच जाएगा, इसकी पोजीशन पे, ये इसकी पोजीशन पे आ गया। तो 1 2 4 5 ये हमारी फाइनल एरे बन के आ गई।
अब इसमें क्या हुआ देखो, थर्ड जो पोजीशन 2 पे एलिमेंट था यानी कि जो 3 था वो डिलीट हो गया है सिर्फ शिफ्टिंग कराने की वजह से। तो इस तरीके से हम डिलीशन परफॉर्म करते हैं। वापस से जब आप यहाँ पे प्रिंट कराओगे एरे आफ्टर डिलीशन तो लेस देन 4 कंडीशन लगा के आपको प्रिंट कराना पड़ेगा, और फिर जब आप प्रिंट करा लोगे तो फाइनल आपकी एरे यहाँ पे आपको दिख जाएगी। आई होप आपको समझ में आएगा कि डिलीशन किस तरीके से परफॉर्म होता है। बेसिकली जब आप 4 को इधर शिफ्ट कर दोगे, 5 को इधर शिफ्ट कर दोगे तो ये 3 ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप डिलीशन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे की। ये भी काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है और काफ़ी जल्दी ये भी खत्म हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इट इज़ एन एरे विद मोर देन 1 रो और कॉलम। ये एक ऐसी एरे है जिसमें एक से ज़्यादा रोज और कॉलम्स होते हैं। ठीक है, अभी तक जो एरे हम देख रहे थे ये 1 डायमेंशनल एरेज थी। इसके अंदर आपका जो डेटा है वो सिंपली कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशंस में स्टोर हो जाता है। देखो आपको एग्जाम में 1D एरे ही मिलेगा। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल एरे के चांसेस बिल्कुल 1% हैं कि ये क्वेश्चन अगर आएगा भी तो 2 मार्क्स में आएगा। 10 मार्क्स या 7 मार्क्स के अंदर मल्टी डायमेंशनल एरे के कॉन्सेप्ट्स आपसे नहीं पूछेंगे, और प्रोग्राम तो डेफिनेटली नहीं पूछेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं है, मोस्टली एरे का ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद फिर आप लिंक लिस्ट वगैरह पे चले जाते हो डीएसए में, बट इनिशियली अभी आप यहीं पे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, इट इज़ एन एरे विद मोर देन 1 रो और कॉलम। ये ऐसी एरेज होती हैं जिसके अंदर एक से ज़्यादा रोज या कॉलम्स होते हैं। 2D एरे क्या होती है, इसमें 2 तरह के हम एरेज देखेंगे। सबसे पहले 2D एरे और फिर हायर डायमेंशनल एरे यानी कि 3D एरे। ठीक है, 2D एरे क्या होती है, इट इज़ लाइक अ टेबल विद रोज एंड कॉलम्स। ये टेबल की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है जिसमें कुछ रोज होती हैं और कुछ कॉलम्स होते हैं। ठीक है, सिंटेक्स क्या है, डेटा टाइप एरे नेम रोज और कॉलम। वहां पे क्या था, डेटा टाइप एरे नेम और साइज। यहाँ पे रोज और कॉलम दोनों हमें डिफाइन करने पड़ते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बेसिकली 2D एरे का एग्जांपल है। ठीक है, ये एरे ऑफ इंडेक्स 0, ये एरे ऑफ इंडेक्स 1। ठीक, अब इनके जो छोटे छोटे इसके अंदर जो ब्लॉक्स हैं, इसका एरे ऑफ इंडेक्स 0 होगा। ठीक है, इसका एरे ऑफ इंडेक्स कितना होगा, 1 होगा। इसका एरे ऑफ इंडेक्स कितना होगा, 2 होगा। फिर अगेन इसका इसके लिए 0 होगा। ठीक है, इसके लिए 1 होगा, इसके लिए कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, तो जब आप इसको लिखोगे ना तो आप इस तरह इंडिविजुअल एड्रेसेस नहीं दे सकते हो। आपको लिखना होगा कि 1,0 है, ये 1,1 है, ये 1,2 है, ये 0,0 है, 0,1 है, 0,2 है। तो किस तरीके से अभी लिखते हैं वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, INT मैट्रिक्स हमने एक एरे बनाई यहाँ पे। ठीक है, जिसका रो क्या कितनी है, जिसमें 2। ठीक है, जैसे ये है 2 रो हैं इसकी। कॉलम कितने हैं, 3, हर एक रो में 3 कॉलम है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। 2D एरे को लिखने का ये तरीका होता है, इनिशियलाइज करने का ये तरीका होता है। ठीक है, प्रिंटफ अगर हम मैट्रिक्स अब हमें प्रिंट करानी है एरे को। ठीक है, इतनी हमने ये एरे है हमारी, इसको आप कैसे मेमोरी लोकेशन में प्रिंट करा के दो, तो किस तरीके से कराते हैं, 2 फॉर लूप लगते हैं। ठीक है, नेस्टेड लूप। क्यों, एक लूप क्या करेगा, रोज के अंदर ट्रेवल करेगा, और एक लूप क्या करेगा, कॉलम के अंदर ट्रेवल्स करेगा वैल्यू को। ठीक है, फॉर INT इज इक्वल टू 0 से लेस देन 2। क्यों चलाया हमने, क्योंकि जो हमारी रो है वो 2 है, तो 2 तक ही चले, 0 और 1 पे इंक्रीमेंट हो। उसके बाद जे हमने चलाया 0 से 3 तक, क्योंकि अंदर जो कॉलम है हर एक कॉलम के अंदर 3 वैल्यूज हैं, तो तीनों वैल्यूज हमें फेच करनी है। प्रिंटफ मॉड्यूलस डी मैट्रिक्स I, J। अब क्या होगा, मैट्रिक्स 0,1 प्रिंट होगा। ठीक है, प्रिंट हो गया। फिर 0,2 प्रिंट होगा, प्रिंट हो गया। 0,3 प्रिंट होगा। ठीक है, 0,2 कौन सा है, ये है, प्रिंट हो गया। फिर 0 अगेन यहाँ पे I इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। अब क्या होगा, 2,0 प्रिंट होगा। ठीक है, या 1,0 आप कह सकते हो, 0 से स्टार्ट है तो 1,0 प्रिंट होगा, तो 1 0 पे 4 है, 4 प्रिंट हो जाएगा। फिर 1 1 पे 5 है, 5 प्रिंट हो जाएगा। 1 2 पे 6 है, तो 6 प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको आउटपुट में एरे मिल जाएगी। आप एक बार इसको रन करा लेना, आपको समझ में आ जाएगा 2D एरे किस तरीके से काम करता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे हायर डायमेंशनल एरेज की, 3D एरे। एरेज कैन हैव 3 डायमेंशंस लाइक अ क्यूब। किसी भी एरे के 3 डायमेंशंस जब होते हैं तो वो 3D एरे में आता है, क्यूब के फॉर्म का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इंटीजर क्यूब 2 3 4, यहाँ पे क्या है, रोज है, कॉलम है, और एक थर्ड भी डायमेंशन है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप डिक्लेयर कर सकते हो किसी भी एरे को। ठीक, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी इसके प्रोग्राम पे हमें जाने की जरूरत नहीं है, बस आप समझ लो कि 3D एरे क्यूब के फॉर्मेट में होती है, इसमें 3 डायमेंशंस होती हैं। जो 2D एरे होती है वो टेबल के फॉर्मेट में होती है, इसमें 2 डायमेंशंस होती हैं, रोज और कॉलम। इसका कोड इसलिए करा दिया है कि वर्स्ट केस में अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप कुछ ना कुछ लिख के आओ। बाकी हायर चांसेस हैं कि आपसे 2D एरे और हायर डायमेंशनल एरेज नहीं पूछी जाएंगी। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टर एरेज और स्ट्रिंग की बात करते हैं। ठीक है, कैरेक्टर एरेज क्या होती हैं? इट इज सिंपली एन एरे दैट होल्ड्स कैरेक्टर्स, मतलब कि ये एक एरे होती है जिसके अंदर हम कैरेक्टर्स को स्टोर करते हैं। ठीक है, इट स्टोर्स इंडिविजुअल कैरेक्टर नॉट अ फुल वर्ड और सेंटेंस डायरेक्टली। देखो, कैरेक्टर एरे का काम होता है एक सिंगल एरे कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर एलिमेंट को स्टोर करना। ठीक है, इसमें आप वर्ड्स को स्टोर नहीं कर सकते, किसी भी स्ट्रिंग, लाइन या पैराग्राफ को स्टोर नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, कैर नेम, हमने एक एरे नेम रखा, नेम, साइज दिया 5। अब क्योंकि ये कैरेक्टर वेरिएबल है, कैरेक्टर डेटा टाइप है यहाँ पे, तो हम इसके अंदर नंबर स्टोर नहीं कर सकते, इसके अंदर हमें कैरेक्टर स्टोर करने होंगे, तो हम एक सिंगल कैरेक्टर ही स्टोर कर सकते हैं। आप जैसे यहाँ पे DHRUV, ठीक है, अलग अलग कैरेक्टर स्टोर किए गए हैं, तो आप अलग अलग कैरेक्टर ही स्टोर करोगे, इंडिविजुअल कैरेक्टर। आप एक में ध्रुव, एक में कुछ और, एक में ABCD, एक में EFG, कुछ भी स्टोर इस तरीके से नहीं कर सकते, वर्ड्स स्टोर नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ एक एक कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये काम होता है कैरेक्टर एरे का। प्रिंट कराना है, अगेन आप लूप लगा के प्रिंट करवा सकते हो। स्ट्रिंग की बात की जाए तो स्ट्रिंग इज अ कैरेक्टर एरे विद अ स्पेशल नल कैरेक्टर एट दी एंड। देखो, स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग एक कैरेक्टर एरे होती है। देखो, ये भी कैरेक्टर एरे है, ये भी कैरेक्टर एरे है। डिफरेंस क्या है कि जो कैरेक्टर एरे है हमारी, उसके अंदर आप इंडिविजुअल कैरेक्टर स्टोर कराते हो। जो स्ट्रिंग होती है उसके अंदर पूरा पूरा स्ट्रिंग या पूरा पूरा वर्ड या पूरी पूरी लाइन आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, इसका एंडिंग कैरेक्टर, नल कैरेक्टर होता है /0 एट दी एंड। एट दी एंड इसको लगाते हैं ताकि पता चल सके कि यहां से स्ट्रिंग जो हमारी बंद हो गई है, यानी यहीं तक स्ट्रिंग आपको प्रिंट करानी है या देखनी है। ठीक है, एक चीज और मैं बता दूं, अगर आप /0 यूज नहीं करते हो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये डिफॉल्ट होता है। अगर आप नहीं भी यूज करोगे तो कंपाइलर एग्जीक्यूट करते टाइम /0 खुद से लगा लेता है। ठीक है, तो सिंटेक्स क्या है इसका? डेटा टाइप, फिर स्ट्रिंग नेम, नेम के अंदर आप साइज दे दो और उसके बाद आप डायरेक्टली अपनी स्ट्रिंग दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पे कैर नेम के अंदर आप इंडिविजुअल कैरेक्टर दे रहे थे, सेम उसी तरीके से यहाँ कैर नेम के अंदर आप एक स्ट्रिंग दे सकते हो कंप्लीट। यहाँ पे इंडिविजुअल DHRUV दिया गया था, यहाँ पे कंप्लीट ध्रुव नाम लिखा हुआ है। ठीक है, प्रिंटफ मॉड्यूलस S कॉमा नेम। अब आप यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट भी करवा सकते हो। अब यहाँ पे कैरेक्टर प्रिंट कराने के लिए मॉड्यूलस C का यूज किया जाता है, स्ट्रिंग प्रिंट कराने के लिए मॉड्यूलस S का यूज किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैरेक्टर एरे और स्ट्रिंग में बेसिक डिफरेंसेस क्या है। ये 2 मार्क्स के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर यूनियन, इनुमरेटेड डेटा टाइप, एरे ऑफ स्ट्रक्चर, पासिंग एरेज टू द फंक्शन। ये सारे जो टॉपिक्स हैं, ये सब आपके 2 मार्क्स के टॉपिक्स हैं, इसमें से कोई भी आपको बड़े लॉन्ग क्वेश्चंस में नहीं मिलने वाला है। ठीक है, सो समझ लो एक बार कि कॉन्सेप्ट क्या है, ताकि आप फटाफट से एग्जाम में लिख पाओ और आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है? इट इज यूज टू ग्रुप डिफरेंट टाइप्स टू डिफरेंट डेटा टाइप्स टुगेदर। ठीक है, अलग अलग डेटा टाइप को एक साथ ग्रुप करना, इसके लिए जिस चीज का यूज किया जाता है वो होता है हमारा स्ट्रक्चर। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज किया जाता है स्ट्रक्चर बनाने के लिए। स्ट्रक्ट स्टूडेंट, स्टूडेंट के अंदर हमने 3 डेटा टाइप डिफाइन किए। पहला कैरेक्टर डेटा टाइप, जिसके अंदर नेम स्टोर होगा, जिसकी लेंथ 20 हो सकती है। नेक्स्ट हमने इंटीजर डिफाइन किया, जिसके अंदर वेरिएबल था हमारा एज। ठीक है, और फिर हमने फ्लोट डिफाइन किया मार्क्स के लिए। अब क्या होगा, जब आपने एक बार स्ट्रक्ट डिफाइन कर दिया, स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया, इसके बाद आप इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे आगे अपने कोड के अंदर इनपुट वगैरह ले सकते हो। ठीक है, तो INT मेन यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। स्ट्रक्ट स्टूडेंट, हमने एक स्टूडेंट S1 बनाया। ठीक है, उस S1 के अंदर हमने डेटा क्या लिया? ABC 2089.5। ठीक है, देखो, जब भी आप एरे बनाते हो तो आप सिंगल टाइप ऑफ डेटा टाइप ले सकते हो, बट आप स्ट्रक्चर का यूज करके मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा टाइप भी एरे के अंदर ले सकते हो। वही चीज यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट S1 स्ट्रक्ट किया गया, क्रिएट किया गया, जिसके अंदर हमने 3 अलग अलग वैल्यूज डाली। एक हमारा कैरेक्टर वैल्यू थी, एक हमारी इंटीजर और एक फ्लोट वैल्यू। ठीक है, प्रिंटफ हमने क्या कराना है? नेम, एज और मार्क्स, हमने तीनों चीजें प्रिंट करानी है। तो अब क्या किया जाएगा? S1 डॉट नेम, S1 डॉट नेम जब आप कॉल करोगे तो S1 के अंदर जो भी कैरेक्टर होगा वो प्रिंट हो जाएगा। S1 डॉट एज जब आप कॉल करोगे तो S1 के अंदर जो भी एज है वो प्रिंट हो जाएगा। S1 डॉट मार्क्स करोगे तो जो मार्क्स है वो प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा स्ट्रक्चर काम करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनियन की। इट इज सिमिलर टू अ स्ट्रक्चर बट यूजेस शेयर्ड मेमोरी। ठीक है, जैसे स्ट्रक्चर है हमारा, तो इसमें अगर 3 डेटा टाइप हैं तो इन 3 डेटा टाइप की अपनी इंडिविजुअल मेमोरी है। ठीक है, अपनी इंडिविजुअल मेमोरी स्पेस है बेसिकली। बट यूनियन में स्ट्रक्चर की तरह ही सिमिलर काम होता है, बट यहाँ पे सब शेयर्ड मेमोरी होती है। ठीक है, इंडिविजुअली कोई अपना मेमोरी नहीं लेता है। ठीक है, हेयर ऑल मेंबर शेयर द सेम मेमोरी स्पेस, तो ओनली
वन मेंबर कैन स्टोर अ वैल्यू एट अ टाइम, मतलब कि किसी एक टाइम पे एक ही मेंबर अपना डेटा को स्टोर कर सकता है, सारे मेंबर अपना डेटा स्टोर नहीं कर सकते। विच मीन्स कि यहाँ पे जैसे एज और मार्क्स था, ठीक है, तो 20 और 89.5, तो ये दोनों अलग अलग स्पेसेस में स्टोर किए जा सकते हैं, बट यूनियन के अंदर अगर आप इस तरीके से दे दोगे तो दोनों अलग अलग स्पेसेस पे स्टोर नहीं किए जा सकते। एग्जाम्पल से समझो, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। यूनियन डेटा INT और फ्लोट एफ, हमने यहाँ पे दो वेरिएबल लिए, एक इंटीजर और एक फ्लोट। अब क्या होगा, अगर हमने डेटा डी है हमारे पास, ठीक है, और डी डॉट आई में हमने 10 स्टोर किया, यानी कि इंटीजर वैल्यू हमने डी के अंदर क्या डाली, 10, तो हम जब इसको प्रिंट कराएंगे तो आउटपुट क्या आएगा, 10। फिर हम जब डी डॉट एफ करेंगे, यानी कि डी के अंदर हम अगेन कोई और वैल्यू डालेंगे, तो आई की वैल्यू ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी और एफ की वैल्यू इसके अंदर स्टोर हो जाएगी, दैट इज 5.5। तो अब अगर हम आउटपुट लेंगे तो 5.5 आएगा, ये 10 डिलीट हो चुका है डी के अंदर से, ये नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे यूनियन काम करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, ठीक है, और नहीं भी आया है तो बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, ये टॉपिक्स वैसे नहीं पूछे जाते हैं एग्जाम में, बट आपको पढ़ना चाहिए, इसलिए मैं एक बार पढ़ा दे रहा हूँ। इनुमरेटेड डेटा टाइप इनम क्या होता है, इट इज यूज टू गिव नेम्स टू नंबर, ठीक है, नंबर्स को नेम देने के लिए इनम का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, इनम डे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है, वीक के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे, तो इस तरीके से आप इसको डिक्लेयर कर सकते हो इनम को। अब क्या होगा, डे के अंदर यहाँ पे सारे नाम है, तो इन सारे नंबर्स को नाम दिया गया, तो मंडे क्या है हमारा 1, ट्यूसडे 2, वेंसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6, संडे अगेन 7, ठीक है। तो जब आप मेन फंक्शन के अंदर जब भी आप इनम कॉल करोगे, ठीक है, इनम डे टुडे इक्वल्स टू वेडनेसडे, अगर मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया कि जो टुडे वेरिएबल है उसमें वेंसडे की वैल्यू है, तो जब आप टुडे को प्रिंट कराओगे तो वेंसडे नहीं प्रिंट होगा, जब आप टुडे को प्रिंट कराओगे तो ये जिस नंबर पे है वो नंबर प्रिंट होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वेंसडे यहाँ पे कितने पे है, 1 2 3, तो या तो ये 3 प्रिंट करेगा, अदरवाइज अगर इंडेक्स वैल्यू प्रिंट करेगा तो 0 1 2 प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से हमारा इनम फंक्शन काम करता है, नंबर्स को नेम देता है, ठीक है। एरे ऑफ स्ट्रक्चर क्या होती है, एन एरे ऑफ स्ट्रक्चर स्टोर्स मल्टीपल ऑब्जेक्ट, ऐसा एरे जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट को स्टोर करता हो, ठीक है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को। जैसे कि यहाँ पे जब हमने स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है, जब हमने स्ट्रक्चर क्रिएट किया था तो एक वेरिएबल के अंदर हमारा एक ऑब्जेक्ट स्टोर हो रहा था, यानी कि एक स्टूडेंट की डिटेल यहाँ पे स्टोर हो रही थी। बट एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स क्या होती है, आप स्ट्रक्चर्स की एरे बना सकते हो, यानी कि बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स को एक सिंगल एरे के अंदर आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। किस तरीके से किया जाता है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, अगेन हमने नेम डिफाइन कर दिया 20 साइज का, एज डिफाइन कर दी, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर यूज किया गया। अब हम अंदर एरे डिक्लेयर कर देंगे, स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस, साइज कितना दे दिया एरे का हमने 2, एरे का 2 साइज है, तो ये 0th इंडेक्स वाला, ये 1 इंडेक्स वाला, 0th इंडेक्स पे नेम है ABC और एज है 20, यहाँ पे नेम है DEF और एज है 12। जब आप इसको प्रिंट कराओगे तो SI.name और SI.age कॉल करके आप इसको प्रिंट कराओगे तो आपका आउटपुट क्या आएगा, ABC, ठीक है। SI.name जब कॉल करेगा तो ABC करेगा, फिर मॉड्यूलो D यानी कि SI.age, तो एज कितनी है 20, फिर I इंक्रीमेंट होगा 2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 2 तक जा रहा है, तो 0 पे हो गया ये, फिर 1 पे ये कराएगा DEF और फिर 12, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा काम करता है एरे ऑफ स्ट्रक्चर। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक इज पासिंग एन एरे टू अ फंक्शन। किस तरीके से आप किसी भी एरे को किसी भी फंक्शन में पास कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाए या ना पूछा जाए, बट आपके काम बहुत ज्यादा आने वाला है। एरेज आर यूजुअली पास्ड बाय रेफरेंस टू अ फंक्शन। एरे को यूजुअली किसी भी फंक्शन के रेफरेंस के थ्रू पास किया जाता है। और इजी वे में अगर मैं समझाऊं तो व्हेन यूजर वांट टू सेंड एन एरे टू अ फंक्शन इन सी, जब यूजर चाहता है कि वो किसी एक एरे को किसी दूसरे फंक्शन तक लेके जा सके, दे पास एरे नेम, तो वो एरे नेम को पास करते हैं दूसरे फंक्शन में, ठीक है। इन दिस वे अ फंक्शन कैन एक्सेस और मॉडिफाई द एरे डायरेक्टली। तो जब एरे नेम को किसी दूसरे फंक्शन में पास किया जाता है तो वो फंक्शन उस पर्टिकुलर एरे को एक्सेस भी कर सकता है डायरेक्टली और उसको मॉडिफाई भी कर पाता है, ठीक है। एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं कि वॉइड प्रिंट एरे, हमने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम रखा हमने प्रिंट एरे, यानी कि जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो ये एरे को प्रिंट कराएगा। किस बेसिस पे, एक जो एरे का नाम है जो डिक्लेयर्ड है, ठीक है, और एक जो उसका साइज है उसके बेसिस पे। तो यहाँ पे किस तरीके से प्रिंट कराना है उसका हमने लूप लगा दिया। अब जब भी हम प्रिंट एरे फंक्शन को कॉल करेंगे किसी भी एरे के लिए तो ये उस पर्टिकुलर एरे को प्रिंट करवा देगा, ठीक है। अब मेन में हमने लिखा जैसे INT नंबर्स, हमने एक एरे बनाई जिसका नाम रखा नंबर्स और जिसमें वैल्यू डाली 1 2 3 4 5। अब अगर हम प्रिंट एरे फंक्शन कॉल करते हैं
और नंबर्स कॉमा 5, नंबर्स क्या है, नाम है इसका, 5 क्या है, साइज है इस एरे का। तो जब भी हम इस प्रिंट एरे को कॉल करेंगे तो क्या होगा, अब नंबर्स यहाँ पे जाएगा, ठीक है, नाम की जगह, 5 यहाँ पे जाएगा साइज की जगह। तो यानी ये लूप कहाँ तक चलेगा, 5 तक चलेगा। और क्या प्रिंट होता जाएगा, इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो प्रिंट होती चली जाएंगी। तो जब आप ये कॉल करोगे यहाँ से, इसके थ्रू आप जब इस एरे के फंक्शन को कॉल करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 2 3 4 5 आउटपुट आ जाएगा। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि इस पर्टिकुलर फंक्शन को आपने इस एरे का एक्सेस दे दिया, इस एरे के नेम को प्रोवाइड कर दिया। तो अब ये फंक्शन इस एरे को एक्सेस कर पा रहा है। अब इस फंक्शन के थ्रू आप एरे के इंडेक्सेस को भी एक्सेस कर सकते हो, आप चाहो तो मॉडिफाई भी कर सकते हो इस एरे को, ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ पे काम होता है, इस तरीके से पास की जाती है एरे फंक्शंस में। सो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है क्योंकि यूनिट नंबर 3 थोड़ी सी बड़ी है। इसके बाद आई होप यूनिट नंबर 4 और 5 उतनी लंबी नहीं है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। इस वीडियो के लिए इतना ही, और मैं ट्राई करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दूँ। एंड सो thank you so much for all of your love and keep subscribing the channel. Thank you so much and all the very best for the exams.